एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि है एक वन शॉट वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक वन शॉट वीडियो की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को वन शॉट में फिनिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को आपके बोर्ड्स के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, उसमें से क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्क्स कितने आते हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये वन शॉट वीडियोस में। तो ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, आखिर तक देखिएगा, ताकि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं, ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि है बायोलॉजी का चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। अब जब ये चैप्टर हमारे दिमाग में आता है, हम सबको डर लगने लग जाता है। क्यों डर लगता है पता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें अगर आप हिस्से करो ना, तो ये चैप्टर खत्म ही नहीं होता। हम पढ़ते जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, खत्म ही नहीं होता। तो आज हम ये सब चीजों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर से आपको 9 to 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो 9 से 10 मार्क आता है, इसमें आपके 1 मार्क क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकते हैं, जो कि 2 या 3 हो सकते हैं। 2 मार्क क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि अगेन 2 या 3 हो सकते हैं। और 3 मार्क क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जो कि शायद 1 और 2 आ सकते हैं। तो इन सबको अगर आप टोटल करोगे तो 9 से 10 मार्क्स इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका वेटेज काफी ज्यादा है, तो हल्के में नहीं लेना इस चैप्टर को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने से। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, ये चैप्टर का जो नेम है, इसका मतलब क्या है। हम सारे ह्यूमन बींग्स को बेसिक सस्टेनेंस के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करने होते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज वी आर एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स। जैसे कि आपका खाना खाना हो गया। ठीक है, खाते हैं हम उससे न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। फिर हम रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके साथ साथ आपको हो गया एक्सक्रीशन, जो खाने से आप लेते हो वो इंपॉर्टेंट हो गया बॉडी के लिए। जो अननेसेसरी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर जाता है, वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, खाना खाने के थ्रू आपको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उसको बॉडी में हर जगह सर्कुलेट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो प्रोसेसेस आप देख रहे हो, 4 प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे प्रोसेसेस को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। जो ये चारों प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मिला के? इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि ये लाइफ को 2 चीजें करती है। फर्स्ट इज सस्टेनेंस एंड सेकंड इज मेंटेनेंस। सो दीज लाइफ प्रोसेसेस हेल्प अस इन सस्टेनिंग लाइफ एज वेल एज मेंटेनिंग आवर लाइफ। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, पहले सबसे पहली जो चीज है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत बड़ा पार्ट है, प्लीज ध्यान देके आप लोग सब सुनिए। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने सस्टेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। क्या होता है वो? फूड होता है। और ये फूड जो वो ऑब्टेन करते हैं, इसमें क्या होता है? ये जो फूड ऑब्टेन करते हैं उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी में आते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है डे टू डे की सारी चीजें करने के लिए, उसके साथ साथ ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? Nutrients are the substances which an organism obtains from its surroundings, okay, and uses as a source of energy. ये जो आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, इससे क्या होता है? इससे आप सराउंडिंग से ऑब्टेन करते ही हो, बट इससे आपको एनर्जी की सोर्स मिलती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। खाना खाने से आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये हम इनटेक कैसे करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक एनिमेशन चल रहा है, खाना खाया जा रहा है। ये खाना बॉडी के अंदर जब जाता है तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल हो जाता है, एंड इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू सस्टेन लाइफ, एंड then we get the energy for our growth, maintenance and various activities. ठीक है, अब ये जो खाना खाना होता है
उसको हम ऑब्टेन करते हैं पहले, है ना। एंड द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना हम कैसे लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये होते हैं दो तरीके के। एक है आपका ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉफिक या ट्रॉफ का मतलब है न्यूट्रिशन, है ना, या फिर फूड। और ये हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो मींस नॉट ऑटो, इट यू नीड अ डिफरेंट सोर्स, ओके, इट इज। एंड देन ट्रॉफिक का मतलब वही सेम ट्रॉफ। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना बना पा रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और अगर वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना नहीं पा रहा, कोई और ऑर्गेनिज्म या किसी और के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। अब आ जाओ, देखो ये एक चीज में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है ऑटोट्रॉफिक में, और एक टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज होता है, फोटो मींस लाइट, ठीक है। लाइट के थ्रू, लाइट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्लांट्स में जो क्लोरोफिल और पिगमेंट रहता है ना, उसके कॉम्बिनेशन में, ठीक है, वो बनाता है खाना, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और अगर हम केमिकल्स के मदद से खाना बना रहे हैं तो उसको बोला जाता है केमोसिंथेसिस। जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल्स का सहारा लेके अपने आप खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो आता है एक टाइप का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसका नाम क्या है? केमोसिंथेसिस। अब आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ जाता है, केमोसिंथेसिस में एक एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, नोट कर लो सब कोई। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये है केमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क मान लो और इसको अपने नोटबुक्स में अभी के अभी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी यहां पे हमने 3 मोड्स देखना है। पहला है होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड में खाना इंजेस्ट किया जाता है या लिक्विड इंजेस्ट किया जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके, फिर वो अपना न्यूट्रिशन करता है। दैट इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ गया समझ में? आ जाओ अभी अगले पे। अगला क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स अपना खाना जो होता है वो डेड मैटर से लेते हैं। यूजुअली ये क्या करते हैं, डेड मैटर जो बाहर रहता है उसको वहां के वहां न्यूट्रिएंट्स लेके, उसको वहां के वहां डाइजेस्ट करके फिर वो अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स। अब आ गया आपके पैरासाइट्स या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स क्या होते हैं? सबको पता है ना पैरासाइट्स क्या होता है, लीचेस हो गए, ठीक है, और ये आपके लाइस हो गए, ये सब पैरासाइट्स हैं। क्यों पैरासाइट्स बोला जाता है इनको? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन एट द एक्सपेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स आइदर इन द बॉडी या फिर ऑन द बॉडी रह सकते, मतलब बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं इनसाइड, या फिर बाहर भी रह सकते हैं आउटसाइड, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। अब ये जो सैप्रोफाइटिक बोला ना बच्चे मैंने, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है जिसका कि एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है कुस्कुटा का, ठीक है। कुस्कुटा एक सैप्रोफाइटिक प्लांट है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, आप प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बार एक एक मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं इन सबसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के पहले देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो होता क्या है। बता दिया मैंने आपको, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना ओन ऑर्गेनिक फूड को वो अपने बलबूते पे सिंथेसाइज करता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है वो, इसीलिए बोला जाता है ये है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन algae which contain the pigment, कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट दे विल मेक देयर ओन फूड। अब आप आ जाओ आगे। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में एक सिस्टम होता है जो कि होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 2 हिस्सों में बटा है। फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कनाल
और दूसरा है आपका और फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री कनाल है और दूसरा है आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कनाल है आपका वो क्या होता है, आओ देखो। एलिमेंट्री कनाल एक लंबा और मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ से लेके स्टमक तक के आता है, ठीक है। तो माउथ के बाद से स्टार्ट हो जाएगा और स्टमक तक आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। अब आ जाओ कहां से आता है, माउथ से लेके एनस तक जो आता है वो हो गया आपका एलिमेंट्री कनाल। सो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज मस्कुलर, इट इज ऑफ वैरिंग डायमीटर, एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। दिस इज व्हाट द एलिमेंट्री कनाल इज। अब एलिमेंट्री कनाल में खाना जाता है, बट ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे खाना नहीं जाता है। आप जो भी खाना इनटेक करते हो वो खाना एलिमेंट्री कनाल के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है। और ये जब एलिमेंट्री कनाल के थ्रू होते हुए जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, द फूड मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कनाल। बट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। अब ये जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं आपके खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, कहां पे है ये, माउथ में, ये देख लो सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट हो गए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कहां पे है, स्टमक में है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है इधर, ठीक है। पैनक्रियाज बिहाइंड द स्टमक होते हैं। फिर आप आ जाओ लिवर के पास, लिवर क्या है, ऑन द अपर राइट हैंड साइड ऑफ द एब्डोमेन यू कैन फाइंड द लिवर। तो ये हो गया आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और वो है आपका एलिमेंट्री कनाल। तो जब हम ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं वहां पे आपको कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, ठीक है। इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन। What happens in digestion? In the process of digestion, the food that is complex is converted into simpler substances. उसके बाद थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो खाना सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना है। वो एक बार एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद आ जाता है अगला स्टेप जो कि है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये न्यूट्रिएंट्स को भेजा जाता है, वो हो गया एसिमिलेशन। अल्टीमेटली क्या है, लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन में क्या होता है बच्चे, इजेशन में जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं वो आपके बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। ये हो गया आपके ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में 5 स्टेप। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है एमीबा में, न्यूट्रिशन इन एमीबा, ठीक है। एमीबा की न्यूट्रिशन में भी ये 5 स्टेप्स हैं और ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी आ ही जाता है, ठीक है। तो उसको भी आप अपने एनसीईआरटी बुक में उसका एक फिगर दिया गया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखो, उसको प्रैक्टिस करो। उसके इन एंड अराउंड ये 5 ही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एमीबा एक इंजेशन करेगा फूड को, फिर डाइजेस्ट करेगा, फिर फूड वैक्यूल बनेगा, वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, फिर असिमिलेशन होके इजेस्ट करेगा वो अपने बॉडी के बाहर। ये सारे स्टेप्स एमीबा में भी होते हैं। आ गया समझ में? इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूं क्योंकि यहां पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्लांट्स में क्या क्या होता है। एक बेसिक देख लेते हैं पहले। प्लांट्स में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबको आपको पता है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए खाना ही चाहिए, बट प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देख लो, ये ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट है और वहां पे सन है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सन आ गया यहाँ पे, और क्या क्या चीजें हैं, क्लोरोफिल, मैंने बताया था क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। और फिर वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फ्रॉम द सॉइल दे विल टेक एंड दे विल प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड this solar energy is converted into chemical energy, and then this whole food making process results in the formation of carbohydrates और glucose। ये खाना उनके वहां स्टोर होता है, ठीक है, लीव्स में स्टोर होके रहता है। और ये टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, photosynthesis, whereby using light plants are synthesizing their own food। अब देखो,
ये चीज आ गई एक्सेस ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि अगर खाना ज्यादा बन गया, प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज एक्सेस बचता है। वो क्या होता है? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च। यहां पे मैं एक और पॉइंट बता दे रही हूं आपको, एनिमल्स में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन में। सो इन प्लांट्स दिस एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये क्वेश्चंस यहां से भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूं आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिक बेसिक बता रही हूं, क्योंकि यहां पे हमारे पास टाइम नहीं है डिटेल में जाके बताने के लिए। जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम टच करेंगे। अभी आप देखो, सनलाइट आ गया, प्लांट के ऊपर फॉल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में। अब ये लीफ में क्या है? लीफ में है पिगमेंट। कौन सी पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। अब ये जो लीफ है ना, लीफ के ऊपर छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, है ना। ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्या करते हैं? गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। कौन से गैस के डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे। और जब खाना बन जाता है तो अब यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। वहां तक हम पहुंचे नहीं है, पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे आपने जूम कर लिया, लीफ के अंदर क्या है ये देख लो, ये है आपके स्टोमेटा, ये पोर्स, और ये जो आप बगल में देख रहे हो किडनी बीन शेप्ड है, वो है आपके गार्ड सेल्स। क्या है? गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर है, उसके दोनों साइड्स में यू कैन फाइंड द गार्ड सेल्स। अब जब गार्ड सेल्स के ऐसे ओपनिंग हो, गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। टर्जिड क्यों होता है? क्योंकि पानी आता है, ठीक है। तो अब जब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया। अब देखो यहाँ पे वाटर कहां से लिया जाता है? वाटर लिया जाता है सॉइल से। अब सॉइल से वाटर आ गया और आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। दोनों अभी कहां पे है? लीफ के अंदर है, ठीक है। अब ये जो आप लीफ के अंदर देख रहे हो, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें क्या होगा? जब ये अंदर घुस जाता है वाटर, वाटर विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये जो सोलर एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। अब आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया वाटर ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर ब्रेक हो गया। तो ये जब रिलीज करेगा ना, ब्रेक होने के बाद एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। अब एटीपी रिलीज हो गई, यहाँ पे एनर्जी आ गई। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो एटीपी एनर्जी है, एटीपी, यहां पे आप देख रहे हो एटीपी है, बहुत एटीपी। एटीपी इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। किसको किसको लेगा? ये जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है, इसको लेके वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर वो रिलीज करेगा। किस किस का कॉम्बिनेशन हो गया? एटीपी, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला के उन्होंने क्या बनाया? C6H12O6। क्या होता है C6H12O6? C6H12O6 होता है आपका ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर बन जाता है वो कहां से निकल जाता है? वापस से स्टोमेटा से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ना, यहां पे आप देख सकते हो कि ये एक रिएक्शन देता है। यहाँ पे एग्जाम में ये बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिखना है। एग्जाम में ये बैलेंस्ड रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आधा अधूरा छोड़ के मत आ जाना। इसीलिए हमने यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन डाला हुआ है आपको। प्लीज रिमेंबर दिस, नोट इट डाउन, राइट इट केयरफुली। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा मैंने बताया ना आपको, इसका भी स्ट्रक्चर आ जाता है बच्चे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। स्टोमेटा जब ओपन होता है तो क्या होता है? स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो क्या होता है? ये स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाएंगे, इधर आपको लेबलिंग करने बोल सकता है, या फिर एक सिचुएशन दिया जाएगा, उसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? पानी आ गया, ठीक है, पानी आ गया तो वो टर्जिड हो गए। क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटर वॉल है ना, वो थिन होती है गार्ड सेल्स की, ठीक है, तो वो खींचता है ऐसे, एंड दैट इज हाउ स्टोमेटा कैन ओपन, द स्टोमेटल पोर विल ओपन। बट वंस ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो फिर ये स्टोमेटल पोर ऐसे क्लोज हो जाता है। सो द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट रेगुलेट्स द
incoming of the gases like carbon dioxide and the outgoing gas like oxygen. वो कैसे अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, उस सब कंट्रोल करेंगे आपके स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग. अभी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि प्लांट्स किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं एक्सेस खाने को, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल्स किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अब आओ आप एक चीज में, ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हैं इसको आपको याद रखना है. दे डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर. नॉर्मल प्लांट्स के बारे में हमने बात कर ली. डेजर्ट प्लांट वाला भी एक चीज इंपॉर्टेंट है. डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स में ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में वैसे भी पानी वहां पे कम होता है डेजर्ट्स में, तो अगर उन्होंने वैसे वाटर इनटेक करना है तो वाटर ऑलरेडी कम है, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाएगा. स्टोमेटा अपने आप क्लोज हो जाएगा तो कहां पे बनेगा खाना, क्या रिलीज करेंगे वो. तो ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अंदर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका सनलाइट ज्यादा होता नहीं है. दे विल टेक दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एट द नाइट दे विल कैरी ऑन दिस मैकेनिज्म एंड दिस केमिकल कन्वर्जन विल बी ऑन. ठीक है, किसको कन्वर्ट कर देंगे वो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में. ठीक है, रात को उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया. अब जब सुबह डे टाइम में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को एनर्जी जो एटीपी होता है उसको एब्सॉर्ब करते हुए क्लोरोफिल फिर कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में. तो रात को ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके रखते हैं और दिन में वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स में. That is how the process of photosynthesis happens in desert plants. ये आप देख लो, ये अमीबा का जो मैंने बताया था आपको. ठीक है, अमीबा का न्यूट्रिशन यहाँ पे इंजेक्शन हो गया, फूड पार्टिकल को उसने इंजेस्ट कर लिया, डाइजेशन अभी हो रहा है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का. एट द सेम टाइम इट इज गेटिंग फॉर्म्ड and then this ingested food particles are being absorbed. Okay, after that food vacuole, that old food vacuole is also present and a fresh food vacuole is also made and assimilation process happens, and whatever food is not needed or whatever excreta is being made, whatever waste materials are being created, that is digested. Okay, ये हो गया आपके एमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है. ठीक है, अभी न्यूट्रिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको. एक तो एग्जांपल्स आप देख लो. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक, एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल ऑफ केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा भी इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मैंने आपको बताया कि उसके दो हिस्से होते हैं, है ना, दो पार्ट्स. फर्स्ट होता है आपका एलिमेंट्री कनाल और दूसरा होता है आपका एक्सेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ये कंबाइन करके होल डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं. आइए अब हम देखते हैं कि एक साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है. ये स्टार्ट हो जाता है आपके माउथ से, जिसको कि हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं या बक्कल कैविटी भी बोला जाता है. इसके दो नाम है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, इसके अंदर टीथ होता है और टंग होता है जो कि आपके मैस्टिकेशन में और फूड को बोलस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. उसके अंदर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं. फिर माउथ से होते हुए जाता है ईसोफेगस. ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, है ना. ये मस्क्यूलर रहता है और इसके मूवमेंट्स के थ्रू फूड माउथ से होते हुए चला जाता है आपके नेक्स्ट पार्ट में जो कि है स्टमक. स्टमक क्या होता है, स्टमक होता है एक जे शेप्ड ऑर्गन जो कि मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें खाना स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए और डाइजेस्ट भी होता है. उसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे लिवर भी है, गॉल ब्लैडर भी है. ये दोनों हैं आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स. फिर स्टमक के नीचे क्या आ जाता है, स्टमक के नीचे आ जाता है आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन को रैप करते हुए जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और अल्टीमेटली ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एंड करता है ओपनिंग में लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसको हम बोलते हैं एनस. तो ये कंप्लीटली आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स हैं. ठीक है, अब आप आओ और एक चीज देखो कि अब आगे देखो पहले कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में. जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, ये मैंने बता दिया आपको. कैसे होता है, जब कॉम्प्लेक्स फूड आता है ये सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के तरीके अलग अलग होते हैं.
ठीक है, हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम प्रोटीन्स लेते हैं प्रोटीन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना, जब हम फैट्स लेते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसके सिंपल फॉर्म में वो होता है आपका ग्लूकोज, है ना। और जब आप आ जाओ फैट्स में, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 3 न्यूट्रिएंट्स को अभी आप ध्यान में रखो, ठीक है। और ये जब कॉम्प्लेक्स स्टेट में होता है और अब जब ये सिंपल स्टेट में होता है तो फिर ये क्या चेंज आ जाता है इसमें। अब जब हम खाना इंटेक करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, व्हेन यू बाइट इनटू इट विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, देन दैट फूड पार्टिकल्स विल बी टेकन इन थ्रू द माउथ, ठीक है। माउथ में मास्टिकेशन होगा, च्यूइंग होगा, और ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो एक बोलस में बन जाएंगे, एक स्मॉल साइज में। अब फूड जो माउथ के अंदर रहता है ना, वहां पे आपके सैलिवरी अमाइलेज भी सीक्रेट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू में, ठीक है, जो कि फूड के ब्रेकडाउन में भी आपको हेल्प करेगा। अब जब ये खाना यहाँ पे माउथ में बोलस बन जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस के थ्रू एलिमेंट्री कनाल में जाता है, ठीक है। अब ये जब जाएगा खाना, यहाँ पे आप देखो कहाँ गया ये, अभी पहले हम बता देते हैं, ये सैलिवरी अमाइलेज का, ये ऑलरेडी इन द माउथ है ना। सैलिवरी अमाइलेज जो है ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, ये सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि शुगर, ठीक है। और फिर वो जो डाइजेशन है वहां से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर्स लाइक माल्टोज, ठीक है। अब आप आ जाओ, फूड पार्टली डाइजेस्ट हो गया आपके माउथ में, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। उसके बाद अभी आप आ जाओ नेक्स्ट, जो ये डाइजेशन स्टार्ट हो गया, अभी कहां पे जाएगा, अब ये जाएगा आपके एलिमेंट्री कनाल, आपके ईसोफेगस के थ्रू में, आपके स्टमक में। अब ये जो जाता है ये फूड, द वे इट ट्रेवल्स फ्रॉम द ईसोफेगस to the stomach, that there is a contraction and relaxation of the esophageal muscles. The contraction and relaxation of the esophageal muscles are called as peristalsis or peristaltic movement, ठीक है। तो जब ये मसल्स मूव करते हैं पेरिस्टालसिस के थ्रू या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, तो खाना धीरे धीरे नीचे जाता है। आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है और खाना नीचे जा रहा है, ठीक है। अब जब ये खाना पहुंचता है स्टमक में कुछ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस में सबसे पहला है आपका जो आ जाता है कंपोनेंट, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे पहला काम है जितने भी जर्म्स होते हैं खाने में उसको मारना, ठीक है। उसके बाद उसका क्या काम है, जो भी HCl करता है खाने में जितने भी जर्म्स हैं उसको मारना, उसके साथ साथ वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। HCl because HCl provides an acidic environment, it is helpful for the digestion of proteins. अब नेक्स्ट वाला जूस कौन सा है, नेक्स्ट है आपका एंजाइम जो कि है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन्स आ गए और पेप्सिन है एंजाइम, अब ये इसको पार्शियली डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करने वाला है, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, ठीक है। और थर्ड जो जूस है गैस्ट्रिक जूस है वो है आपका म्यूकस। म्यूकस जो सब्सटेंस है वो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को एसिड के एक्शन से, कौन से एसिड के एक्शन से, HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो एसिड है उसमें कोरोजन हो सकता है इनर लाइनिंग में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सीक्रेशन चालू रहता है स्टमक के अंदर। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, स्टमक से अभी खाना हो गया, थोड़ा सा डाइजेस्ट होके स्टमक से निकल के अभी ये कहाँ जाता है, यहाँ पे एक मूवमेंट, एक स्पिंक्टर है, एक मस्कुलर स्पिंक्टर है जो कि बोलते हैं हम उसको पाइलोरिक स्पिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है। और ये जो पाइलोरिक स्पिंक्टर है ये खाने को रेगुलेट करता है, कितना अमाउंट ऑफ खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब जब ये खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वहां पे बहुत सारे और डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। क्या क्या डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप देख लो। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका स्मॉलर डायमीटर है, ठीक है। अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सारे डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में,
उसके बाद जब स्टमक में आता है तो हल्का बहुत प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, बट जब सारे चीजें डाइजेशन होने को आती है तो वो हो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होना होता है वहां पे चाहिए होता है एक अल्कलाइन मीडियम। स्टमक में एसिडिक मीडियम था, तो ये अल्कलाइन मीडियम बनेगा कैसे? ये अल्कलाइन मीडियम तब बनेगा जब यहाँ पे आपके जो जूसेस हैं लिवर से, ठीक है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस, और वो सीक्रेट करके कहाँ पे स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर जो है वो स्टोर करता है बाइल जूस को, वो क्या करेगा? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक डक्ट के थ्रू रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये जो देखिए यहाँ पे आ गया डक्ट से आ गया, अभी धीरे धीरे करके ये जूस आपके यहाँ पे बाइल जूस जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये लिवर से ये आ गया, अब बाइल क्या करेगा? खाने को अल्कलाइन बना देगा, ठीक है। नाउ बिकॉज द फूड इज टर्न्ड अल्कलाइन, दैट मीन्स देयर इज एन अल्कलाइन पीएच मीडियम इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स इट विल हेल्प द fat globules to break into smaller ones. So the breaking through this, and so the breaking of the fat globules will be called as the emulsification. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। यहां से भी क्वेश्चंस आता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होता है। तो फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डाइजेशन इजी हो सके, इसीलिए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये कैसे होता है? बाइल के हेल्प से। सो व्हाट डज बाइल जूस डू? बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब आप आ जाओ, फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब जब ये फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए तो पैनक्रियाज क्या करेगा? अब तो ये लिवर और गॉल ब्लैडर का काम हो गया, पैनक्रियाज क्या कर रहा है? पैनक्रियाज भी पैनक्रिएटिक जूस अपना सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पैनक्रिएटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस अपने डक्ट से आएगा और यहां से गॉल ब्लैडर भी अपने डक्ट से रिलीज करेगा बाइल, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस, बोथ ऑफ देम विल एंटर थ्रू द कॉमन डक्ट, ठीक है। अब ये जब हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है इसको, अब ये जब हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपके यहां पे पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाटिक जूस में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या होता है आप देखो, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड्स में। उसके बाद आ जाता है लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा? फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करेगा फैटी एसिड्स में। ये हो गया ट्रिप्सिन। दूसरा है आपका लाइपेज। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जब भी एमाइलेज आता है याद रखना वो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, चाहे वो सलाइवरी एमाइलेज हो चाहे वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो। अब ये जो तीन आपने एंजाइम्स देख लिए, क्या क्या? ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये तीनों मिलके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को। देख लो, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए ग्लूकोज में, और आपका ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर दिया अमीनो एसिड्स में, फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड्स को, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे, एक बार फाइनली खाना कंप्लीटली डाइजेस्टेड हो गया, वो कहां पे आ जाता है? उसके बाद वो आ जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। क्या होते हैं? विलाई। What are villi? Villi are small finger-like projections on the inner lining of the small intestine, and this helps to increase the surface area for absorption. उसका सबसे बड़ा काम क्या है? To increase the surface area for absorption. अब जब इसने surface area increase कर दिया absorption का, तो जितने भी digested food, ठीक है, जितना भी digested food आपके small intestine में है वो absorb हो जाएगा। अब ये जो विलाई है वहां पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं और वहां पे एक चीज होती है डक्ट टाइप की जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स, ठीक है। ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में। एंड देन यहां से ब्लड के होते हुए, ब्लड से होते हुए ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, एंड वी विल गेट द एनर्जी दैट वी नीड, ठीक है। अब जब ये फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में पास होने के बाद जितना भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होना है वो हो जाएगा और जितना वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा थ्रू द एनस, ठीक है। अब आप देख लो यहां पे भी वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, जितना भी एक्स्ट्रा छूट गया रहता है दैट रीअब्जॉर्प्शन विल हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन,
and the rest of the material, that is the waste material, will be removed out of the body through the opening that is called as the anus. ठीक है, अब हो गया. अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट जो आपका लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जब कोई भी आपको पूछता है आप क्या बोलते हो? ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, है ना. टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं हम रेस्पिरेशन को. बट क्या रेस्पिरेशन एक्चुअली वो है क्या? रेस्पिरेशन वो है या ब्रीदिंग वो है? सो जो हम बोलते हैं डेफिनेशन में, दैट इज एक्चुअली नॉट रेस्पिरेशन, इट इज ब्रीदिंग. ठीक है. देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, दैट इज जस्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. बट व्हेन वी कम टू रेस्पिरेशन, what exactly is respiration, guys? Respiration is when oxygen will enter the lungs through the breathing, and this oxygen actually will be carried by the blood to all the cells of the body, and then the cells will take up this oxygen and it will enter the mitochondria. After it enters the mitochondria, energy will be released in the form of ATP. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? सो माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, whenever in the process of breathing we are taking in oxygen, it is reaching the cells. These cells will use up that oxygen and they will give out energy in the form of ATP. तो ये जो प्रोसेस है टोटल गैसेस लेके वहां से एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है. तो ये जो रेस्पिरेशन आता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट्स की तरह निकलते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वी गिव इट आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. अब आ गया समझ में. अब जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो हम उसको बोलेंगे aerobic respiration. If it is in the absence of oxygen, it will be called as anaerobic respiration. Anaerobic is the absence or lack of oxygen. अब हम देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक में उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. रेस्पिरेशन के काफी फेजेस होते हैं. ठीक है. हमको सिर्फ इतना पता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, अंदर ले रहे हैं हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, बट अंदर क्या क्या होता है वो सब चीजों को हम देखते हैं. रेस्पिरेशन में सेल में एनर्जी रिलीज होती है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर हो रही है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से, we can say that respiration has some phases. First is the breathing phase and second is the cellular respiration phase. Breathing में gaseous exchange हो रहा है और जो cellular respiration है वहां पे internal respiration के through energy release हो रही है in the form of ATP. ठीक है. अब आप देखो क्या क्या है. ठीक है. ब्रीदिंग हमको अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये इंपॉर्टेंट है. हम क्या करेंगे, एनिमल्स में पहले देखते हैं. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, जैसे कि आप ले लो एक्वाटिक एनिमल्स गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं. ठीक है. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लंग्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं और एम्फीबियंस अपने स्किन के थ्रू या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं. तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और यू कैन से डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है इन डिफरेंट एनिमल्स. अब हम देखते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होता है. ठीक है. यहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है, इन्होंने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लिया अपने गिल्स के थ्रू एंड दैट इज हाउ दे विल टेक इन द ऑक्सीजन एंड देन दिस गिल्स विल यूटिलाइज दैट ऑक्सीजन इन देयर बॉडी एंड अल्टीमेटली द ऑक्सीजन दैट दे नीड इज प्रोवाइडेड टू दीज एनिमल्स. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो सेम उसी प्रोसेस से निकलेगा उनके बॉडी से. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आप देखो लंग्स होते हैं. ठीक है. और ये जो लंग्स होते हैं, लंग्स रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं. अब ये कैसे होता है, आ जाओ पहले हम देखते हैं ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पार्ट्स क्या क्या होता है. ठीक है. ह्यूमन बींग्स में आ जाओ. अभी आप यहाँ पे आपको दिख रहा है नोज है. ठीक है. नोज में नोस्ट्रिल्स होते हैं.
नोस्ट्रल्स के थ्रू द एयर एंटर्स इन, और वी कैन से ऑक्सीजन एंटर करता है। फिर फेरिंग्स एक पार्ट है, लैरिंग्स एक पार्ट है। लैरिंग्स है आपका वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप ट्रैकिया में। ट्रैकिया होता है आपका विंड पाइप, जहां पे कि कार्टिलेजिनस फ्लैप्स होते हैं। बच्चे, कार्टिलेजिनस फ्लैप्स को लेके बहुत क्वेश्चंस आता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि कार्टिलेजिनस फ्लैप्स के प्रेजेंस के थ्रू ये जैसे कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रैकिया। उसके बाद ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। फिर ब्रोंकाई जो होता है ये विंड पाइप के ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकियल्स आते हैं। ब्रोंकियल्स के थ्रू फिर जाता है ये अंदर alveoli, and then these are all present inside the lungs. अब आप नॉस्ट्रल्स देख लिए, नोज की ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद आप आओ, अभी देखो जो एयर है यहां से पास होते हुए जाएगा। अब जब ये यहां से पास होते हुए जाएगा नॉस्ट्रल्स के थ्रू, यहाँ पे छोटे ऐसे हेयर्स होते हैं, दिख रहा है आपको? ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं एयर को, एंड द एयर बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, ठीक है। अब जब एयर मॉइस्ट और वार्म हो गया है तो इसका मतलब वो फिल्टर आउट हो गया है। अब नोज में कुछ कुछ म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं। जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो अगेन हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप जब आओगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको क्या क्या दिखेगा? ये अलग अलग पोर्शंस है, ठीक है। अब ये ट्रैकिया या विंड पाइप के थ्रू आते आते पहुंचेगा आपके लंग्स में। लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है आप देख लो, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये जो लंग्स इनहेल और एक्सेल होते हैं ना, द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन प्रोसेस, ये कैसे होता है ये सुन लो आप, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स लोकेटेड है, ठीक है। अब जब हम ब्रीद इन करते हैं या जब हम सांस अंदर लेते हैं, तब हमारे रिब्स ऊपर उठते हैं और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब चेस्ट कैविटी बड़ा हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। अब जब ये एयर अंदर आ जाता है लंग्स के, तो वो एल्वियोली भी एक्सपैंड हो जाते हैं और लंग्स के अंदर हवा भर जाता है, ठीक है। अब आप देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। देख लिया आपने, ब्रोंकाई है, विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकियोल्स है, उसके बाद एल्वियोलाई है। ये एल्वियोलाई जो आपको दिखा रहे हैं ना, छोटे छोटे सैक्स की तरह है, ये एक्चुअली एक्सपैंड कर जाएगा। अब ये जो थिन वॉल्स है ना एल्वियोलाई के, ये क्या करेंगे? ब्लड कैपिलरी से थिकली भरे होते हैं। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और फिर क्या होता है? यहां पे एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। जैसे कि ऑक्सीजन एंटर कर गया एल्वियोलाई में, कैसे एंटर किया? डायफ्राम के, है ना। तो डायफ्राम के मूवमेंट के थ्रू वो फ्लैटन आउट हो जाने के वजह से स्पेस बन जाता है, एंड दैट इज हाउ एयर एंटर्स द एल्वियोलाई। अब यहां पे आप देखो ऑक्सीजन गया, कहां पे आ गया? एल्वियोलाई में आ गया। यहाँ पे क्या मैंने बताया? ब्लड कैपिलरीज है। आपने देख लिया यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज जो है एल्वियोलाई में, यहाँ पे आप देखो आरबीसीज है ना। आरबीसीज क्या होता है? आरबीसीज में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगा बॉडी के हर एक पार्ट में, ठीक है। अब आरबीसीज क्या करेंगे? आरबीसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ के कैपिलरीज से, ठीक है। अब इन्होंने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया कैपिलरी से। अब जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है वो बॉडी के हर एक पार्ट में, थ्रू द ब्लड इट विल ट्रैवल एंड इट विल बी रिलीज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आ गया समझ में? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी के बाहर चला जाता है व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर, अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, देखो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आ गया है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है एल्वियोलाई में। अब ये हेमोग्लोबिन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज हेमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. So when you take in air and let it out, the lungs always contain a residual volume of air. यहां से क्वेश्चन आया है बच्चों, ध्यान से सुनना। लंग्स में क्यों रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है? लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इसीलिए रहता है बिकॉज देयर इज सफिशिएंट टाइम for the oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. तो एक बफर टाइम देने के लिए हमेशा एक रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज स्टोर्ड इनसाइड द लंग्स। ये क्वेश्चन है, याद रखना इसको, ठीक है। अब आप आ जाओ इस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस आ चुके, कितनी बार आ चुके हैं।
तो ये जो हम ग्लूकोज बोलते हैं ना, साइटोप्लाज्म में ये रहता है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो हो जाता है पायरूवेट। ठीक है, अब इसके साथ साथ एनर्जी आता है। इसमें 3 मोड्स आते हैं। क्या क्या मोड्स हैं? पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स से फॉर एग्जांपल ईस्ट में यू डोंट हैव ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल व्हिच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल and carbon dioxide and energy will be released. But when it comes to a lack of oxygen, that means in our muscle cells, not in yeast, but in our muscle cells, then it will release lactic acid and energy. इसीलिए जब वर्कआउट्स होते हैं हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हमको क्रैम्प्स भी आते हैं, है ना? When we start to have difficulty in breathing, that is when you realize that okay, lactic acid formation is happening and thus you might get muscle cramps as well. But ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वहां पे क्या क्या निकलता है? वहां पे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चे, ये जितना मैंने आपको बताई सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस इन डिटेल। अब जब हम प्लांट्स के ऊपर आते हैं, प्लांट्स में तो कुछ ऐसे है नहीं, प्लांट्स तो एक ही जगह खड़े हैं, वो तो स्टेशनरी है, उनके यहाँ तो लंग्स भी नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी नहीं है, तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस है। ठीक है, एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, दैट इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर। ये वर्ड को मार्क कर लो, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर इन प्लांट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स। और यहाँ पे गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होता है और एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब प्लांट्स में डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में सनलाइट होती है ना, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, तो रेस्पिरेशन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस उसके साथ साथ ही चलते रहता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेके यूटिलाइज करता है खाना बनाने के लिए। अब जब ये ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन किस में यूटिलाइज हो जाता है? रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के आया और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से फिर फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके डे टाइम में। ओके, अब अगर आप आते हो नाइट टाइम में, नाइट टाइम में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी नहीं होती है, बट रेस्पिरेशन क्या क्या होता है? कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, तो रेस्पिरेशन में मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहता है। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि रात के टाइम में पेड़ों के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होते रहता है रात के टाइम। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड बट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एलिमिनेटेड मोर एंड मोर इन द नाइट टाइम इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक था आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक हो गया आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे, उसमें मैंने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना? सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनेल होता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन आपने पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया दिस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। ओके, if it is oxidized, that means what will happen? That it will produce energy in the form of ATP. ठीक है, ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जब ये ATP प्रोड्यूस होता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, एंड दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जब देखते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, सेल के अंदर मैंने बता दिया आपको ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, इसमें C6H12O6 है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरूवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब जब ये 3 कार्बन कंपाउंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या होगा यहाँ पे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ओके, अभी आप यहाँ पे देख लो, पायरूवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये दिख गया आपको 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे पायरूवेट इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ATP। दिख गया आपको कितने ATP बन रहे हैं? 38 ATP। उसके साथ साथ क्या निकल रहा है? 2 प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी। तो ये हो गए आपके बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, उसमें 38 ATP प्रोड्यूस होता है।
और जब मैं आपको तीसरा केस बता रही थी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन का, यहाँ पे आप देख लो वर्कआउट के टाइम में क्या होता है, पाइरूवेट जो होता है वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कर लेता है, उसके साथ साथ ये मसल्स में जब एक्यूमुलेट कर लेता है आपको क्रैम्प्स हो जाता है ना, योर मसल्स विल गेट टायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। अब कुछ कुछ एनिमल्स जैसे ईस्ट होता है, ये भी मैंने बताया, ईस्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, क्या कन्वर्ट होगा, वो बाय प्रोडक्ट होगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, ये हो गए आपके 3-4 केसेस जहां पे कि आप रेस्पिरेशन के डिफरेंट वेज देख सकते हो। ये हो गया आपके 3-4 वेज, मैंने ऑलरेडी उसको टेबल के फॉर्म में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 वेज में हो जाता है ये रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक ईस्ट में, एक हमारे मसल्स में, और एक है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी। यहां से क्वेश्चंस आता है, प्लीज याद रखना। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, हमने बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में देख लिया है कैसे होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको जानना है हमारे दूसरे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में तो आप वीडियो देखते रहिएगा, और हमारे यहाँ पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज पुट इन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो।